हो गया? आवाज़ आ रही? ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? नमस्कार सभी लोगों को, जो भी लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं। थोड़ा क्षमा चाहेंगे आप लोगों के बीच बन नहीं पाऊँ, कुछ टाइम से टाइम मिला नहीं। ठीक है। आज बड़े टाइम बाद टाइम लगा है, उम्मीद करूंगा आप लोगों के बीच लगातार बनूं। आपका मैंने कराना है ज्योग्राफी वाला पोर्शन। शायद मैं डेमो में आपको जनजाति करा चुका था। देखिए आपने जनजाति डेमो डेमो वीडियो कराई थी मैंने, उत्तराखंड की जनजातियाँ। उसमें मैंने थारू जनजाति कंप्लीट करा दी थी। ठीक है। ऑनलाइन में जितने भी लोग देख रहे हैं वो मुझे बता देना कि आप लोगों ने क्या जनजाति वाला टॉपिक मेरे को आज दिया गया कि आपको जनजाति कंप्लीट करानी है। क्रैश कोर्स आपका है तो थोड़ा स्पीड पे भी देखूंगा जनजाति को। पहले लिख लेना जनजाति। जनजाति जिसने भी नहीं देखा वो डेमो वीडियो में चले जाना, वहाँ पे मैंने थारू जनजाति करा रखी है। जनजाति वे होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में रहती है और उनका अलग अपना क्या होता है, एक खान पान अलग होता है, एक अलग संस्कृति होती है, एक पहनावा अलग होता है, तो उसे जनजाति का दर्जा दिया जाता है। भारत में बात करूँ तो भारत में जनजाति का जो दर्जा देता है वो कौन देता है? अगर भारत में जनजाति किसी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करना है तो वो कौन करेगा? वो कौन करता? हमारा संसद करती है, या संसद के थ्रू राष्ट्रपति क्या जनजाति का चर्चा करता है। और उसी जनजाति में मुझे बात करनी है उत्तराखंड की जनजातियों पे। उत्तराखंड की जन इसी जनजातियों पे बात करनी है। उत्तराखंड में जनजातियों की बात करूं तो मेरे को उत्तराखंड में जनजातियां कितनी मिलती है? 5 जनजातियां मिलती है। और ये 5 जनजातियां जो मिलती है, ये मिलती है 1965-66 में एक कमेटी बैठी थी यहाँ पे। कौन सी कमेटी? लॉकर कमेटी। और वही यहीं पे सिफारिश करती कि उत्तराखंड के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछड़ेपन से ग्रस्त हैं। जैसे मैंने जौनसार क्षेत्र देखा था। जौनसार क्षेत्र एक पिछड़ापन क्षेत्र है, आर्थिक विकास की राह में थोड़ा पीछे रह गया। संयुक्त परिवार प्रथा मैंने यहाँ पे देखी थी। आय के साधन बहुत कम है, बिरल पहाड़ी क्षेत्र है, कृषि कम होती है, इसलिए जौनसार क्षेत्र को भी हमने कहा 1967 में किस में घोषित कर दिया? जौनसारी क्षेत्र में। वैसे ही मैंने देखा था पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में एक जाति रहती है, राजी जनजाति। ठीक है। राजी जनजाति रहती है, उनके भी आय के साधन बिल्कुल बहुत कम है, ना मात्र कृषि करते हैं बल्कि क्या लकड़ी बेच बेच के ये अपना गुजारा करते हैं। सरकार ने कहा इन पे भी कुछ चीज़ नहीं है, राजी जनजाति को भी क्या देगा? जनजाति का दर्जा दिया गया। तीसरी चीज हमने देखी भोटिया जनजाति। 1960 से पहले भोटिया जनजाति की स्थिति बहुत अच्छा थी, बहुत अमीर जनजाति मानी जाती थी भोटिया जनजाति, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार करती थी, सबसे पैसों वाले सबसे सक्षम लोग भी कौन से माने जाते थे? भोटिया जनजाति मानी जाती थी। 1962 में इंडो चाइना वॉर होती, भारत चीन युद्ध होता और भोटिया व्यापार हम पे क्या हो जाता? पूर्ण तो बंद हो जाता, जिसके बाद भोटिया जनजाति पे स्थितियां दयनीय हो जाती। आपका जो व्यापार था, आपका जो पुराना घरेलू कामकाज था, वो सब ठप पड़ जाता था। और भोटिया जनजाति क्षेत्र आपको पता है कहाँ निवास करता है? उच्च हिमालयी क्षेत्र में निवास करता। और उस उच्च हिमालयी क्षेत्र में आपको पता है कृषि क्या है? नगण्य है। वो कृषि कुछ करते ही नहीं, एक ही चीज की कृषि होती, आलू। और कितना तो आलू खाएगा आदमी साल भर। ठीक है। आलू से अलावा वहाँ कुछ होता नहीं है। ठीक है। इसलिए भोटिया जनजाति पे भी बड़ी आफत आ गई थी अपने जीवन यापन करने के लिए। भारत सरकार भी भोटिया जनजाति को 1967 में क्या कर लेती है? जनजाति का दर्जा देते हैं। फिर आपने तराई क्षेत्र में 2 जनजातियां देखी, एक थारू और एक बोक्सा। दोनों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी, आर्थिक विकास के राह से कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे, शिक्षण की कमी थी। तो 1967 में टोटल भारत में कितनी उत्तराखंड भारत सरकार उत्तराखंड की कितनी जनजातियों को? 5 को जनजाति का दर्जा दे देती है। और इन्हीं जनजातियों पर मुझे आज चर्चा करनी है। थारू जनजाति में चर्चा कर चुका हूं पहले, और आज की जो जनजाति होगी, पहले तो मैंने सबसे बड़ी जनजाति कराया था उत्तराखंड की, कौन सी थी? थारू। आज छोटा सा टॉपिक पहले दिखना, राजी जनजाति लिख लेना। राजी जनजाति पढ़ा है आपने कभी राजी जनजाति के बारे में? राजी क्या थे, कहाँ निवास करते थे, क्या क्या इनका बैकग्राउंड था, किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, क्या क्या इनके गोत्र व्यवस्था थे, क्या इनके देवता थे? क्योंकि आपका जो जनजाति आएगा, जनजाति आपका ज्योग्राफी में भी आएगा, जनजाति आपका आर्ट एंड कल्चर में भी आएगा, और जनजाति आपका करंट अफेयर में भी आएगा। क्योंकि करंट अफेयर में इसलिए आएगा क्योंकि हाई कोर्ट ये नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है कि आप जनजाति के क्षेत्र में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आपकी राजी जनजाति क्या होने वाली है? खत्म होने वाली, विलुप्त की कगार पे। मात्र कितने बचे हैं ये लोग?
200-250 के करीब ये बचे हैं। उत्तराखंड की सबसे कम, सबसे छोटी जनजाति मानी जाती कौन सी? राजी जनजाति। राजी जनजाति के बारे में जो इतिहास देखें तो इनका कहीं पे भी उतना उल्लेख नहीं आता। हमारे एक पुस्तक आती है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, नाम सुना आपने? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर एटकिंसन की है। अगर मुझे उत्तराखंड का इतिहास जानना है ना, मुझे उत्तराखंड के किसी भी जनजाति, किसी भी वंश की उत्पत्ति, कौन राजा क्या रहा था, तो उत्तराखंड में जो राइटर हैं, चाहे शिव प्रसाद डबराल हो, चाहे हमारे हरिकृष्ण रतुड़ी हो, सब ने किसका सहारा लिया? एटकिंसन का। एटकिंसन साहब थे, एटकिंसन साहब ने यहाँ पे क्या सर्वेक्षण किया था, बड़ा सटीक सर्वेक्षण किया था। एटकिंसन भी बता नहीं पाया कि राजी जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में अलग द्वंद है। कई लोग इन्हें नागवंशी मानते, कई लोग किरात, कई लोग कोल, लेकिन हम किदवंती जो जनश्रुतियाँ होती ना, हमारी जो कहानियाँ होती, उन कहानियों के आधार पे मैं कह सकता कि राजी जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई है। राजी जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई, कभी सुना? ये किसके वंशज माने जाते हैं? उत्तराखंड में केवल 2 ही जनजातियां हैं जो किसके? किरातों के वंशज माने जाते हैं। किरात लोगों के वंशज माने जाते हैं। लिख लेना, शॉर्ट में लिखना, राजी जनजाति की उत्पत्ति, राजी जनजाति को किरातों का वंशज माना जाता है। ऐसे ही थारू जनजाति को भी किसका वंशज मानते थे हम? थारू जनजाति। या आपने क्वेश्चन, आयोग आपसे क्वेश्चन की भाषा में बदलाव कर सकता है। आयोग आपसे ये भी तो पूछ सकता है थारू जाति की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप वहां पे क्या कहते हैं? ये भी लोग की कैसे हैं? किरात वंशी है। ऐसे आप पे भूटिया जनजाति आती है कि भूटिया जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आप क्या देते? मंगोलॉयड। ये मंगोलॉयड है ना, मतलब छोटे कद के, हाइट में छोटे होते हैं, एक टाइप से देखे तो मंगोलॉयड टाइप के हमारे होते हैं। या चाइनीज, जैसे चाइनीज होता है ना, मंगोला के पास चाइना पड़ता, छोटे कद के, छोटी आंखें, वैसे भूटिया लोगों के भी है ना, छोटी कद, छोटा आंखें, तो मंगोलॉयड टाइप के होते हैं। वैसे राजी जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती किसे? किरात वंशी। लिख लेना, राजी जनजाति की उत्पत्ति किरात वंश से हुई थी, या राजियों को किरात वंशी माना जाता है। ठीक है, वैसे देखना, आपको इतना तो पता है राजी निवास कहाँ पे करते हैं? पिथौरागढ़ में करते हैं। क्या पिथौरागढ़ के अलावा कहीं और निवास करते हैं? आपने कहा उत्तराखंड में तो दो जिलों में मैंने देखा 7-8 गांव पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र के आसपास हैं। अस्कोट, डीडीहाट और एक चंपावत में एक गांव पड़ता है, तो टोटल 7-8 गांवों में ये निवास करते हैं। क्या भारती में निवास करते राजी जनजाति भारती में निवास करती है या कहीं और भी करती है? जैसे मैं थारू जनजाति की बात करता था, मैं कभी भी थारू जनजाति को उत्तराखंड की जनजाति नहीं मानता। राजस्थान कहाँ से आ गए रे थारू? जैसे थारू जनजाति था ना हमारा, तुमने क्या कहा? थारू जनजाति निवास कहाँ करती है? उधम सिंह नगर। आपने पता है तराई वाला जो रेंज पड़ती है, गंगा नदी के किनारे जो हमारा रेंज पड़ता है, इस और हमारी क्या थारू जनजाति रहती है। उत्तराखंड में देखो तो उधम सिंह नैनीताल वाले रेंज में क्या थारू जनजाति रहती है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, हमारा ये गोरखपुर हुआ, बरेली हुआ, इसे जो लगता हुआ हमारा तराई वाला क्षेत्र है, वहाँ पे रहती है। बिहार के चंपारण क्षेत्र में हमारे क्या थारू जनजाति निवास करती है। इसके साथ साथ नेपाल के भी क्षेत्र में हमारी क्या थारू जनजाति निवास करती है। ऐसे ही राजी जनजाति देखना, राजी जनजाति हमारा थोड़ा बहुत उत्तराखंड और थोड़ा बहुत कहाँ पे? नेपाल में निवास करती है। और इसी नेपाल में राजी जनजाति के लिए राजी नहीं कहा जाता इसे, बल्कि कौन सी जनजाति कहा जाता है? इसको लिख देना, नेपाल में राजी जनजाति को राई ओब्लिक लिम्बू के नाम से जाना जाता है। नेपाल में राजी जनजाति को राई या लिम्बू के नाम से जाना जाता है। राई या लिम्बू के नाम से जाना जाता। अब आ जाओ, ठीक है, ये तो हो गया राजी जनजाति का इतिहास। अब आ जाओ इनके आर्ट एंड कल्चर पे, इनका निवास स्थान मुख्यतः राजी कहाँ निवास करते हैं? एक तो आपको पता है राजियों का कहाँ पे? अस्कोट। राजी मुख्यतः पिथौरागढ़ के अस्कोट हो गया, धारचूला हो गया, कनाली छीला हो गया, डीडीहाट हो गया, विकासखंडों के केवल 7 गांवों में निवास करते हैं। और इन्हीं 7 गांवों के आधार पे मैंने कहा राजी जनजाति कितने प्रकार की होती, तो आप क्या कहोगे? अगर कभी आएगा राजी जनजाति के कितने भेंट हैं, या राजी जनजाति कितने उपजातियों में बंटी है। ठीक है, जैसे आप पे आता ना जौनसारी समाज कितने भागों में बटा है, तो आप कहते 3 भागों। ठीक है, वैसे कभी आएगा राजी जनजाति कितने भागों में बटी है, या राजी जनजाति के कितने उपजाति हैं, तो आप आंसर क्या दोगे?
सात दोगे और वो इन्हीं सात गांवों के नाम पे बंटा है। जैसे मैंने धकोटी देखा था, मैंने पंग पड़िया देखा था, रकाल देखा था, बरौत देखा था। और राजी जनजाति की जो सबसे बड़ी उपजाति है, लिख देना, राजी जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति इसे कहते हैं धकोटी। धकोटी गांव में रहती है और धकोटी गांव सबसे बड़ा राजियों का गांव माना जाता है, इसीलिए इस जनजाति को राजी जनजाति की क्या माना जाता है, सबसे बड़ी उपजाति माना जाता है। ठीक है, राजी जनजाति, ठीक है, या श्रेष्ठ जनजाति मानी जाती है राजियों की, कौन सी, धकोटी। ठीक है, अब आता है राजी, बोलचाल में आ जाओ। जैसे आप लोग बोलते ना, हम बोलते हैं, हम अब पहले तो हम गढ़वाली बोलते थे, कटर गढ़वाली थे, अब थोड़ा देहरादून आ गए तो थोड़ा बहुत हिंदी बोलना सीख गए। वैसे राजी जनजाति की बात करना, तो राजी जनजाति की जो आपस में बोलचाल की भाषा होती है वो क्या होती है, रोम्बा। किस नाम से जाना जाता है, रोम्बा। रोम्बा राजी जनजाति की जो आपस में जो भाषा बोलते हैं, रोम्बा। इस रोम्बा भाषा में देखना, तो रोम्बा भाषा जो होती है ये मुख्यतः इसमें कौन से शब्द होते हैं, हमारे कुमाऊनी होते हैं, गढ़वाली, हिंदी। इसमें जो मिश्रित माना जाता है, ये माना जाता है किसमें, तिब्बती और संस्कृत के कुछ शब्द मिलते हैं इसमें। आप देखोगे रोम्बा भाषा जो मिलेगी आपको वो कैसे, तिब्बती और संस्कृत भाषा के मिश्रित शब्द माने जाएंगे। राजी लोग आपस में जो बातचीत करते हैं वो इसी किस भाषा में करते हैं, रोम्बा भाषा में वो बातचीत करते हैं। ठीक है, अगर आप पे रोम्बा आ गया, और मैं एक भोटियाओं की भाषा पूछता हूँ आपसे कि जैसे भोटिया हमारे नीतिमाणा वाले क्षेत्र में बोलते हैं, वो भी कोई भाषा बोलते हैं, इसी से कनेक्टेड भाषा है वो कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या जाड़ लोग हो गया, वो एक भाषा बोलते हैं। वैसे ही हमारे नीति या माणा क्षेत्र वाले भी भाषा बोलते हैं, उसे भी इसी से कनेक्ट करना चाहिए। वो कौन सी बोलती है, रोंगपा बोलते हो, कौन से, रोंगपा बोलते हैं। जबकि रोम्बा, ब से याद रखना, रोम्बा कौन से बोलते हैं, राजी जनजाति। कभी कंफ्यूज तो नहीं हो गया रोंगपा और रोंगबा में, हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना राजी, जैसे आप लोग हो, आप लोग सीमेंट का घर बनाते हैं, आपका बड़ा अच्छा घर रहता है, टाइल वाला घर है देहरादून में, तो राजी जनजाति में स्थिति इसके थोड़ा विपरीत है। राजी लोग वैसे तो शहर में निवास नहीं करते, बल्कि कहाँ निवास करते हैं, जंगलों के बीच में रहते हैं। तभी तो इनका एक उपनाम आता है, राजी जनजाति को हम क्या कहते हैं, वन रावत। वन रावत, रावत इनकी कास्ट होती है, वन रावत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वनों में रहते हैं तो इसी कारण इन्हें वन रावत की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, लिख देना राजी जनजाति का उपनाम, तो वहां पे लिख देना वन रावत के नाम से इन्हें जाता जाता। वनों में रहते हैं तो घर कैसे बनाएंगे ये अपना, जैसे आप गांव में रहे होंगे ना, आप ऊपर बुग्यालों की ओर जाते हैं, तो आप वहां पे क्या सीमेंट का घर बनाते हो, वहां पे आप एक पत्थर नीचे बिछा के ऊपर ऐसा बना दोगे, लकड़ी घास से बिछा बुछा के क्या बना देते हैं, घर बना देते हैं। और ऐसा ही स्ट्रक्चर मेरे को राजी जनजाति में मिलता है, थोड़ा लकड़ियों का होता है, एक अस्थायी टाइप का एक घर होता है, और इसी घर को ये लोग क्या कह देते हैं, रैत्यूड़ा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रैत्यूड़ा के नाम से जाना जाता है। देखना, राजियों का मुख्य निवास स्थान रैत्यूड़ा के नाम से जाना जाता है। राज्यों का मुख्य स्थान किस नाम से जाना जाता है, रैत्यूड़ा नाम से जाना जाता है। जबकि इनकी ठीक है, आपको पता है राजीव की बोली क्या थी हमारी, रोंगपाती। निवास स्थान क्या था हमारा, क्या मैं कह सकता हूं कि राज्यों की भाषा मुंडा थी। मुंडा भाषा कौन बोलते थे, हाँ, कोल, आपने कनेक्ट कर दिया। मुंडे, प्राचीन काल में मुंडिया सबर के नाम से किसे जाना जाता था, तो आपने क्या कह दिया, कोल को जाना जाता, आपने वहां से कनेक्ट कर दिया कि मुंडा भाषा कौन बोलते हैं, कोल बोलते हैं। ना ना, जो मुंडा भाषा बोलते थे वो किरात बोलते थे, और किरातों के वंशजी हमारे कौन से थे, राजी थे। इसलिए राजियों की जो भाषा आती है वो कौन सी आती है, मुंडा भाषा भी इनकी क्या आती है, राजियों की भाषा आती है। अगर कहूँ राजी लोग जब व्यापार करना आते हैं ना, राजी मुख्यतः किसका व्यापार करते हैं, कास्ट शिल्प, मतलब हाथ से बने क्या ये बर्तन लाते हैं, कास्ट शिल्प लाते हैं। जैसे आपने कंडी देखा, कंडी वगैरह का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, ये सब लोग बनाते हैं, इस व्यापार में ही इन्हें क्या पैसे कमाते हैं। ठीक है, राजियों का मुख्य एक चीज़ देखना, जब राजी व्यापार करते हैं तो क्या व्यापार के लिए प्रथा भी अपनाते हैं कुछ। ठीक है, आपने एक मूक विनिमय प्रथा देखी थी। ठीक है, राजियों जनजाति में आपने एक कौन सी प्रथा देखी थी,
मूक विनिमय की प्रथा देखी थी। मूक से समझ गए आप, मूक मतलब क्या होता है? जो चुप रहते हैं, मतलब कुछ बातचीत नहीं होती। मूक विनिमय होता क्या है? मूक विनिमय कि राजी जनजाति में ऐसा है कि राजी लोग कुछ सामान बना के आते हैं, बोलते तो ये अपनी भाषा में, इन्हें थोड़ा कुमाऊनी कम आती है, ठीक है। आजकल के टाइम पीरियड मॉडर्न एरा में देखो तो ये लोग अब कुमाऊनी बोलना सीख गए। पहले कुमाऊनी नहीं बोलते थे, मतलब जैसे मैं हूँ, आप इंग्लिश बोलते हैं, मैं गढ़वाली बोलता हूँ, मैं आपकी भाषा समझ नहीं पा रहा, मैं आपसे क्या बात करूँगा? हाँ, मैं तो बोलूँगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जैसे कई लोग होते हैं, मेरे कई जौनसारी दोस्त हैं, दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते ना, मेरे को लगता है समझ ही नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कहीं मेरे को कुछ तो नहीं कह रहे होंगे। जब वो आपस में हंस रहे होते हैं ऐसा लगता है। ऐसे ही राजी जनजाति के बारे में भी ऐसी स्थिति है। ये लोग जब आपस में बात करते तो ठीक है, जब व्यापार करने आते तो व्यापार किसके साथ? अपनों के साथ तो करेंगे नहीं। व्यापार करने कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे, कुमाऊं में आएंगे, अस्कोट वाले क्षेत्र में आएंगे। और यहाँ इनको किससे बात करनी पड़ती है? कुमाऊं के लोगों से बात करनी पड़ती है, या तो हिंदी या तो कुमाऊनी में बात करना पड़ता है। इनमें पहले असमंजस की स्थिति थी, तो ये लोगों ने एक नियम निकाला। इन्होंने क्या कह दिया कि हम ना व्यापार करेंगे, लेकिन कैसे? रात को करते हैं। रात को लोग सो जाते हैं तो हमें बात करने का क्या नहीं मिलेगा, लोगों से टाइम नहीं मिलेगा। ये लोगों के घर के बाहर पे जाते थे, दरवाजे पे कभी कंडी बना के रख देते थे, कभी कुदाल के मेंढे होते ना, वो कुडाल के मेंढे, कभी कुल्हाड़ी का मेंढा, वो बना के रख देते थे। अगले दिन क्या करते थे लोग? जैसे ये आते थे कि अपन लोग, जो लोग होते थे, वो अपने घर के बाहर कुछ चावल का हिस्सा रख देते थे। जैसे एक कंडी बना दी तो कुछ लोगों ने एक पन्नी में चावल रख दिया, यार ये इसका। अगले दिन राजी जिसने रखा होगा वो आता था, वो चावल लेके चले जाता था। इस प्रथा को क्या कहते थे? मूक विनिमय प्रथा। मतलब किसी के बदले कुछ देने की प्रथा थी। रात में ये प्रथा होती थी, मूक विनिमय प्रथा के नाम से इसे जाना जाता था। कभी भी आएगा मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी, तो आप आंसर क्या मारोगे? राजी जनजाति में प्रचलित मारोगे। आपको निवास स्थान पता चल गया। क्या राजी जनजाति में आपने विवाह के प्रकार देखा? कभी राजी जनजाति के विवाह देखे? राजी जनजाति की कभी कॉकटेलें वगैरह देखी आपने? विवाह विवाह देखना राजी जनजाति में देखना। वैसे तो हिंदू धर्म के क्या मानी जाती है? करीब मानी जाती है। जैसे हिंदुओं की तरह ही क्या करते, व्यवहार करते। इनमें भी विवाह के दो प्रकार मांगे जाते हैं, ठीक है। विवाह पर्व को ये दो प्रकार से मानते हैं। एक आपने सांग जांगी सुना? सांग जांगी। और दूसरा आपने सुना पीठा संस्कार, ठीक है। कभी आ गया आप पे सांग जांगी किस जनजाति से संबंधित है, तो आप क्या मारोगे? राजी जनजाति से संबंधित है। और क्या हमारा एक विवाह का एक क्या है? प्रकार है। वैसे ही पीठा संस्कार भी हमारा क्या है? एक विवाह का प्रकार है। दो ही प्रकार के राजी जनजाति में विवाह पाए जाते हैं। पहले राजी जनजाति में एक और विवाह पाया जाता था, और उस विवाह को कहते थे हम पलायन विवाह। पलायन विवाह से समझे आप लोग? नहीं समझे? एक स्टोरी बताऊं। जैसे आप तैयारी कर रहे हो आजकल, नहीं लग रही जॉब आपकी, आपने भी कोई ढूंढ रखी होगी अपना आप में, कोई आपका भी कोई होगा मनपसंद। आजकल तो ट्रेड ही वही है, आजकल का तो मॉडर्न एरा वही है, मनपसंद की शादियां ज़्यादा होती है, ठीक है। नहीं लग पाई आपकी नौकरी, उम्र भी हो रही, प्रेशर भी बन रहा घर वालों का। आपने लड़की से बात की कि चलो मेरे को शादी करनी है, ठीक है। लड़की ने भी कहा ठीक है कर ले भाई। लेकिन एक समस्या सबके सामने आती है बेरोजगारी में, वो तक घर वाले नहीं मानते, ठीक है। लड़की के घर वाले नहीं माने, भाई हम बेरोजगार को शादी नहीं करते। क्या हुआ कि तुमने कहा नहीं मानते, ठीक है। वह आसपास में कोई मिला, आप उसे वहां गए, लड़की को उठा के गायब। लड़की गई थी पलटन बाजार, आप पहुंच गए लड़की को लेके दिल्ली। दिल्ली में आपने क्या कर ली? शादी कर ली। और वो शादी कैसा था? पलायन विवाह। इसी को क्या कहते हैं? पलायन विवाह। राजी जनजाति में भी ऐसे ही होता था। पहले क्या होता था, कुछ भगाकर जो शादियां की जाती थी उसे किस नाम से जानते थे? पलायन विवाह के रूप में जानते थे। कभी भी आएगा पलायन विवाह किस जनजाति से संबंधित है, तो आप क्या मारोगे? राजी जनजाति से मानोगे, ठीक है। क्या इनमें विवाह विच्छेद होता है? जैसे आपने कहा था थारू जनजाति में जो महिलाओं की स्थिति होती है वो कैसी मानी जाती है? उच्च मानी जाती है। क्या राजी जनजाति में आपने कभी पढ़ा कि महिलाओं की स्थिति ऐसी है, पुरुषों की स्थिति ऐसी है? पढ़ा इस क्षेत्र में? यहाँ पे महिला और पुरुष को कैसा अधिकार दिया गया है? समान अधिकार दिया गया। एक समान क्या है? समान अधिकार है। अगर तुम्हें तलाक करना है तो पुरुष को भी उतना ही अधिकार है और महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है। थारू जनजाति में जबकि इसका उलट होता था, वहाँ महिलाओं पे क्या थे? सारे अधिकार थे। गाँव की जो परिवार की जो मुख्य होती थी वो महिलाओं के हाथ में कमान होती थी। अगर
कोई आपकी जैसे किसी की शादी हो रही है, अगर महिला ने कहा मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो वहीं पे क्या हो जाता था, तलाक हो जाता। पुरुष बेचारा कहेगा भी ना मेरे को इसके साथ नहीं रहना, तो पुरुष को पूरी पंचायत बैठानी पड़ती थी पंचायत में। अगर महिला कह रही मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, तो पुरुष वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता था। ठीक है, केवल वहाँ पे किसकी चलती थी, थारू जनजाति में महिलाओं की चल जाती। इसके उलट ही राजी जनजाति में क्या, यहाँ पे स्त्री और पुरुषों को कैसे अधिकार दिए गए, समान अधिकार दिए गए। अब आ जाओ राजी जनजाति के आर्ट और कल्चर में। ठीक है, आर्ट और कल्चर की बात करूंगा राजी जनजाति में, तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर में राजी जनजाति में मैं देखूंगा देवता। ठीक है, राजियों के देवता देखा आपने, राजियों में देवता दुपता देखा आपने हैं? इनके भी कुछ देवता होंगे, क्योंकि हिंदू धर्म के क्या माने जाते हैं, अनुयायी माने जाते हैं राजी लोग, तो इनके भी देवता हैं कुछ। ये मुख्य तो देखना, तो इनका विश्वास किसमें है, ये लोग कहते हैं कि ना पहाड़ है, कोई पहाड़ है, जैसे नंदा देवी पर्वत है, तो ये कहते हैं नंदा देवी पहाड़ हुआ, कुएं हुए, नाला हुआ, नदी हुआ, तालाब हुआ, इन लोगों को ये क्या मानते थे, देवता मानते थे। मतलब एक तरीके से देखो तो मैं राजी जनजाति किसकी उपासक है, प्रकृति की उपासक है। यहां पे लिख देना किसकी, प्रकृति की उपासक किसे माना जाता है। कभी क्वेश्चन आ गया आप पे, प्रकृति के उपासक कौन सी जनजाति को माना जाता है, तो वहां पे आप राजी जनजाति को मानोगे। कनेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि इनके देवता कौन से हैं, पर्वत कौन कौन से कुमाऊं में है, कोई पर्वत जिसकी ये पूजा करते हैं, एक नंदा देवी पर्वत की पूजा करते हैं, सैम की पूजा करते हैं, ठीक है, तालाबों की पूजा करते हैं, ठीक है, वन जंगलों की पूजा करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लिख लेना राजी जनजाति में एक जो इनका मुख्य देवता माना जाता है और जिसपे इन लोगों का सबसे ज्यादा विश्वास है, वो है बागनाथ। बागनाथ, नाथ है मतलब नाथ, नाथ किसके पीछे लगाते हैं हम, शिव के पीछे लगाते हैं, मतलब देवता किसके उपासक हैं, शिव के उपासक हैं। वैसे बागनाथ मंदिर देखना, तो बागनाथ कुमाऊं क्षेत्र में भी एक प्रचलित मंदिर है। ठीक है, यही बागनाथ पड़ता हमारा कहाँ पे, सरयू और गोमती के तट पे बागेश्वर में पड़ता है। इसी बागनाथ मंदिर से हमने एक प्रथा भी समाप्त की थी 1921 में, याद आ रहा होगा आपको, कनेक्ट करना। बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हमने क्या, कुली बेगार के रजिस्टर बहा गए थे। यही बागनाथ मंदिर ऐतिहासिक पड़ता है, शिव का मंदिर पड़ता है, और राजी लोगों का भी जो सबसे मुख्य देवता माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, बागनाथ मंदिर। कभी बागनाथ मंदिर के बारे में एग्जामिनर आपसे जानना चाहा, तो बागनाथ मंदिर के बारे में इतना ही जान सकता है एग्जामिनर आपको कि बागनाथ मंदिर की स्थिति कहाँ पे है, किस जिले में, तो आप बागेश्वर पे आ जाएं। कभी थोड़ा चंद राजवंश में घुसने की कोशिश की आयोग ने पूछा कि आपको बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया, तो आप क्या कह देते कि बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था, लक्ष्मीचंद ने किया था 1602 में। इसमें ये क्या करता है, जीर्णोद्धार करता है। बागनाथ मंदिर का निर्माण कभी नहीं आएगा आप पे कि किसने किया था, क्योंकि किसी राजा का यहाँ पे क्या नहीं मिलता, उल्लेख नहीं मिलता। केवल इतना सा उल्लेख मिलता है कि लक्ष्मीचंद भाई साहब ने यहाँ पे क्या किया था, 2-4 ईंटें लगा के इसका क्या किया था, जीर्णोद्धार किया था। उसके ताम्रपत्रों में इसकी जानकारी मिलती। ठीक है, ये था बागनाथ। इसके साथ साथ राजी जनजाति के कुछ और देवता भी है, जैसे मैंने देखा मल्लेनाथ, मल्लेनाथ है, एक छुरमल भी पड़ता है इनका, छुरमल पड़ता है, एक क्या पड़ता है, गणनाथ पड़ता है। ठीक है, कभी आएगा छुरमल, मल्लेनाथ, गणनाथ किसके देवता होते हैं, राजी जनजाति के देवता ये लोग माने जाते हैं। छुरमल, गणनाथ, मल्लेनाथ, नंदा देवी, बागनाथ, इनके क्या देवता माने जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इनकी कृषि व्यवस्था पे। राजी जनजाति में कृषि व्यवस्था, क्या ये लोग खेती करते हैं, क्या ये लोग खेती करते हैं, पहले नहीं करते थे क्या ये लोग, आपने कहा कहाँ रहते, ये निवास कहाँ करते हैं, जंगलों में करते हैं। ठीक है, अगर ये जंगलों में निवास करते हैं, कहे जैसे देखना कोई जंगल है, जंगल में निवास करें, घना जंगल है, इन्होंने पहले पेड़ काट के लकड़ियां तो बेच दी। लकड़ियां बेचने के साथ साथ ये क्या करते हैं, वहाँ पे आग लगा के वहाँ पे उस क्षेत्र को क्या प्लान बना देते हैं और उस क्षेत्र में कुछ टाइम तक कृषि करते हैं। ठीक है, इसी कृषि को किस नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित समुच्चय कृषि या झूम कृषि। इस कृषि को किस नाम से कहते हैं हम, झूम कृषि। ठीक है, कभी क्वेश्चन एग्जामिनर इस पैटर्न में नहीं पूछेगा आपको, झूम कृषि राजी कौन सी जनजाति करते हैं, झूम कृषि। इसका आएगा झूम कृषि से उत्तराखंड की कौन सी जनजाति संबंधित है। ठीक है, आप पे एग्जामिनर थोड़ा
एग्जामिनर आपसे बताऊं आप क्या कर रहा है, आयोग में जो नया आयोग बना है, नया आयोग आपसे ऐसे नहीं पूछ रहा डायरेक्ट किताब की भाषा, आपको पता, उसे पता है आप लोग महारत हो, आप परीक्षावाणी आपने पढ़ी है, अजय रावत आपने पढ़ी है, आपको एक एक शब्द पता है कहाँ से उठा रहा है। ठीक है, आयोग भी अब ओवर स्मार्ट बन गया। आयोग ने कहा ना, वो क्वेश्चन की भाषा में बदलाव कर दे रहा अब। ठीक है, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन का पहले पूछने का तरीका होता था, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दे रहा, वो आंसर से क्वेश्चन बना दे रहा, तो वहाँ पे आप फंस जा रहे हो। ठीक है, अभी आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, एग्जामिनर का ट्रेंड चेंज हो चुका है। एग्जामिनर आपसे जानकारी चाहता है। एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है उत्तराखंड में, आपने देखा पैटर्न, 3 पेपर दे दिया आपने यूकेपीएससी के, 3 नहीं 4 5। ठीक है, अभी आपका जो पेपर होगा वीडियो का पेपर है, आपको पता है पैटर्न क्या रहेगा। आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो का पैटर्न क्या रहेगा, आपने सिलेबस देख लिया, अच्छे से पढ़ा सिलेबस। आप लोग एक सुना होगा आपने, कई लोग कहते हैं कि यार मेरे तुक्के ना सही लगते हैं, उन्हीं लोगों में मैं भी एक हूँ जो कहता है कि मेरे ना तुक्के बड़े अच्छे लगते हैं एग्जाम में, लेकिन मेरे को नॉलेज है, मेरे को नॉलेज भी है इस चीज़ की कि मैं तुक्के कैसे मारूं, क्योंकि मुझे अपना सिलेबस पता है। आप लोग जब एग्जाम में जाओगे ना, तो आप लोग को ना एक चीज़ सबसे अच्छी रखनी है, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं ना, और बच्चे भी ध्यान देना, आप लोगों को सबसे पहले जो होता अपना सिलेबस, सिलेबस को अच्छे से रीड कर लेना एक बार, आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कौन कौन सी चीज़ें आपकी सिलेबस में, कौन कौन सी चीज़ें आपकी सिलेबस से बाहर है। अगर सिलेबस से बाहर का कोई ऑप्शन दिखता है तो उससे सबसे पहले कट मारो। ठीक है, ऑप्शन 4 ही तो ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 गोले, और वो आपको उनमें से एक आंसर होता है, और आपको वो दिख ही जाता है। वैसे अगर पढ़ने वाले आपको थोड़ा सा आपने अच्छे ढंग से सिलेबस रीड कर रखा है, तो आपको लग ही जाता है यार ये ना वहाँ से उठा रखा, और इसका आंसर ये हो सकता है। केवल होता दिल, बड़ा दिल, मतलब रिस्क लेने की ज़रूरत। एक बंदा है मेरे पे बहुत अच्छा पढ़ता है, यूकेपीएससी का भी मेंस दे कार का पढ़ने में बड़ा ज़बरदस्त है, कभी कभी मुझे भी एडवाइस दे देता है आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपको जीएस में ये काम करना चाहिए। लेकिन उस बंदे का एक चीज़ देखा, कभी कोई पेपर नहीं निकलता ग्रुप सी में, और बड़ा हार्ड, मेरे को भी बड़ा बुरा लगता है उस बंदे का, क्योंकि वो बंदा ना, पेपर आया 100 नंबर का, और वो कभी आता 65 मार के, कभी आता वो 70 मार के, और आज तक वो बंदा 70 प्लस नहीं गया। आप लोग कितने भी धुरंधर हो, आप भी बैठे हो यहाँ, आप कितने भी धुरंधर हो, आप लोग को एक चीज़ करनी है यहाँ पे ना, जो 70 नंबर का होगा ना, आप कभी सिलेक्शन नहीं पा सकते 70 नंबर में, ये लिख के ले लो। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना, आपका पेपर, क्योंकि यहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और आप लोग वीडियो की तैयारी करने जा रहे हैं, यहाँ पे सब लोग आएंगे, पुराने भी नए भी जितने भी होंगे, लेकिन यहाँ होता है लक फैक्टर गेम। ग्रुप सी आपकी मेहनत कम देखता, आपका लक ज़्यादा देखता। कभी आपने एक अजय रावत की किताब है, आपने ज़िंदगी भर अजय रावत नहीं पढ़ी, परीक्षा से 1 हफ्ते पहले आपने अजय रावत पढ़ी, और एग्जामिनर ने उस बार अजय रावत ही से पेपर बनाया, आपने 1 ही हफ्ते में कहा था, आपको सब आ गया, तो आप निकल गए, धुरंधर आप कहलाते। केवल आपको एक पेपर निकालना है, यहाँ आपको अपनी नॉलेज नहीं दिखानी कि मैं इतना तेज हूँ, इतना हो। कभी किसी ने पूछा कि कोई सेलेक्टेड से, यार तेरा कैसे सिलेक्शन हो गया तो हो गया, लक है। ठीक है, आप लोगों पे विश्वास करना है, जो आप पढ़ो अच्छा कंटेंट पढ़ो, आपके एग्जाम में आने वाला कंटेंट पढ़ना। ऐसा नहीं कि आप रटे जा रहे हो। एक लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, बोले ये मंदिर यहाँ से ना 2 किलोमीटर की दूरी पे है, कभी आएगा ये कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, कम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर को पूछना होगा तो क्या पूछेगा वो, मंदिर कहाँ है और किस शैली में है और किसने बनाया। इससे ज़्यादा एग्जामिनर क्यों पूछेगा, वो भी तो एग्जामिनर है यार, वो कौन सा प्राइमरी का वो है, कोचिंग का मास्टर तो है नहीं वो, कि जो आपको फंसाने के लिए इतनी छोटी चीज़ पूछ देगा। एग्जामिनर तो पूछेगा आपसे, बड़ी डीप चीज़ पूछेगा, वो भी किस भाषा में पूछेगा, बेसिक भाषा में पूछेगा। ज़्यादा उठपटांग मत पढ़ना, दिमाग आपका इतना छोटा है, और उस छोटे दिमाग में ज़्यादातर चीज़ें आपको छोटी छोटी डालनी। ऐसा नहीं कि आपका 1 GB का माइंड है, आपने 3 GB भर दिया, तो पेपर तो वैसे ही नहीं निकालना, ज़्यादा कचरा भरोगे तो। स्मार्ट चीज़ें भरना जो आपके सिलेबस में होगी। ठीक है, परसों बात हुई थी, तो आपका सिलेबस जो रहने वाला है वो यूकेपीएससी के तरह रहने वाला है। आपका पुराना पैटर्न चेंज हो चुका है, आपके पुराने एक्सपर्ट चेंज हो चुके हैं, जो नए एक्सपर्ट हैं शायद वो आपको यूकेपीएससी के ही दिखेंगे। जो आपके नए एडवेंचर हैं, पेपर जो बनाएंगे, वो शायद यूकेपीएससी के हैं। आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, क्योंकि आपने 3 पेपर दे दिए। आपकी जीएस होगी करंट टाइप, आपका उत्तराखंड होगा करंट टाइप, क्योंकि आपने देखा उत्तराखंड में क्या आ रहा है, हिस्ट्री कितना नंबर का आ रहा, 2 3। उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर थोड़ा रोल रह रहा, उत्तराखंड के ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में हिमालयन ज्योग्राफी आप पे ज़्यादा आ रही। ठीक है, हिमालय के ज्योग्राफी के प्रकार ज़्यादा आ रहे, और ज़्यादातर हम पे क्या आ रहा, डाटा आ रहा। डाटा भी कैसा,
करंट अफेयर से, जो उत्तराखंड की आर्थिकी होती है ना 2021-20 की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक पुस्तक खरीद लेना, उसका नाम है विंसर। क्योंकि आपका अभी यूकेपीएससी एक पेपर और कराएगा, आपका एसआई, सभी लोगों का होगा एसआई, एसआई के साथ साथ आपका वीडियो होगा, दोनों 4200। वीडियो में जो ऊपर की पोस्ट है वो 4200 की है, एसआई भी 4200 का है। अगर नहीं लगी आज तक जॉब तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार वीडियो या ऊपर की पोस्ट मार देना, जिंदगी भर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। लोग लोअर पीसीएस का मेंस दे के भी 4200 पे जाते हैं, यहाँ तो 100 तुक्कों की बात है, वो जिस दिन लग गया तो सीधा वहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, आ जाओ राजी जनजाति पे, लास्ट चीज़ लिख लेना, ये लोग झूम कृषि, ये लोग झूम कृषि के माध्यम से कृषि करते हैं, राजी जनजाति के लोग। ठीक है, अब राजी जनजाति से किसी को कोई डाउट तो नहीं है? राजी जनजाति से किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि इसमें कुछ चीज मिस हो गया कुछ? नहीं तो मैं अगली जनजाति शुरू कर रहा हूं, नहीं है ना? वैसे एग्जाम से जितना आता राजी जनजाति में, एक चीज मिस कर दिया मैंने शायद। राजी जनजाति में एक व्यक्ति थे जो विधायक बन के आए थे, जो जिसने इस जनजाति के क्या विकास के लिए कुछ काम किया था, वो थे गगन सिंह रजवार। एक नाम याद रख लेना, गगन सिंह रजवार। रजवार मतलब रज से आप सीधे सीधे लगा सकते हैं, राजी जनजाति से संबंधित है, अस्कोट क्षेत्र से संबंधित है। पहले हमारी जो थी ना ये वाली सीट, धारचूला वाली सीट, धारचूला वाली सीट किसके लिए रिजर्व थी? एसटी के लिए रिजर्व थी। और इसी एसटी में से कौन चुन के आए? गगन सिंह रजवार चुन के आए, विधायक बन के आते हैं। विधायक बन के आते तो इन्होंने भी राजी जनजाति के उत्थान के लिए क्या किया था? काम किए थे। 2020-21 में उत्तराखंड हाई कोर्ट फटकार लगाता है, उत्तराखंड हाई कोर्ट अभी नैनीताल में फटकार लगाता है राज्य सरकार को कि आप क्या काम कर रहे हो, आपकी नीतियां क्या है, आपकी जनजाति एक विलुप्त होने के कगार पे है। इनकी स्थिति देखो बड़ी दयनीय है, ये लोग बढ़ क्यों नहीं रहे, जनसंख्या इनकी जनसंख्या इतनी कम क्यों हो रही है? प्रतिवर्ष राजी जनजाति की जनसंख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी क्या सरकार को फटकार लगाई थी, आप इन लोगों के विकास में क्या करिएगा? काम करेगा, मुख्य विचारधारा से इन्हें जोड़ने का काम करे, इन्हें शिक्षित करने का आप लोग क्या करोगे? काम करेगा। कभी भी आएगा उत्तराखंड, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने राजी जनजाति के सुधार में वहां की राज्य सरकार को फटकार लगाई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? नैनीताल हाई कोर्ट ने लगाई थी। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाना, लिखना बोक्सा जनजाति। लिख लेना बोक्सा, बोक्सा जनजाति। बोक्सा जनजाति के बारे में आप लोगों को कुछ इतिहास पता है? बोक्सा कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या इनका कल्चर था? हमारे इतिहासकार भी हैं, कई इतिहासकारों में मतभेद है बोक्साओं के बारे में। आप लोग जानते हैं बोक्सा क्या है? आपने एक नदी देखी, काली नदी। काली नदी या चंपावत में इसे किस नाम से जाना जाता? शारदा के नाम से जाना जाता था। एक अंग्रेज अधिकारी हुए इलियट, इलियट साहब मानते हैं कि जो बोक्सा समुदाय था ये कहाँ पे? शारदा नदी के किनारे पहले आके बसा था, और शारदा नदी के किनारे एक जगह पड़ती, कौन सी? बनबसा। यहीं पे आके ये सबसे पहले क्या होते? बोक्सा लोग क्या आए थे? बसे थे। अगर आएगा बोक्सा लोग कहाँ से यहाँ पे आके बसे? तो कई लोग क्या कहते हैं कि ये कहाँ से आके बसे हैं, क्योंकि ये अपना आपको क्या मानते हैं? पंवार राजपूत मानते हैं, कहते हैं कि राजस्थान से भाग के आए थे। जिस प्रकार थारू नहीं मानते अपने को महाराणा प्रताप के वंशज, वैसे ये कहते हैं महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और जो इनके पुरुष हैं वो कौन से हैं? भील जनजाति के, जो उन्हें यहाँ पे क्या लेके आए थे। कई लोग इन्हें कहते हैं मराठों द्वारा भगाए गए, ये क्या लोग हैं? ठीक है, इनके बारे में अलग अलग उत्पत्ति है, लेकिन इलियट साहब ने सटीक जानकारी दी, कहा कि ये कहाँ पे? शारदा नदी के तट पे एक जगह पड़ती है बनबसा, और बनबसा को ही बाद में किस नाम से जाना गया? बुक्साड़ के नाम से। और जहाँ पे ये अभी रहते हैं वर्तमान में, जहाँ पे हमारी बोक्सा जनजाति रहती है, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बुक्साड़ के नाम से उस क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है,
ठीक है। अगर आएगा जो बोक्सा जनजाति है, ये अपने आप को किसके वंशज मानते हैं? जैसे आपने जोंसारी जनजाति में देखा ना, जोंसारी जनजाति में जोंसार के लोग अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? पांडवों के वंशज मानते हैं ना, हम पांडव वंशी हैं। तो वैसे ही जो हमारा बोक्सा जनजाति है, बोक्सा जनजाति अपना आप को पंवार वंशी मानती है। कैसा मानती है? पंवार, पंवार वंशी, वो भी कैसे? राजपूत, राजस्थान के राजपूत, ठीक है, पंवार वंश के राजपूत मानती है। ठीक है, बोक्सा अपने आप को पंवार राजपूत बताते हैं और कुछ विद्वान इन्हें मराठों द्वारा भगाए हुए लोगों का वंशज मानते हैं। तो कुछ विद्वान इन्हें चित्तौड़ पर मुगलों के आक्रमण के समय राजपूत स्त्रियों और उनके अनुचरों को भागकर यहाँ लाने और उनके वंशज होने का निवास देते हैं। ठीक है, अब आ जाना बोक्सा निवास। अभी बोक्सा जनजाति हमारी कहाँ पे निवास करती है? केवल आपको पता है उत्तराखंड में निवास करती है। मुख्यतः कहाँ पे? उधम सिंह नगर और नैनीताल में। उधम सिंह नगर के भी 2-3 जगह पड़ती है। एक आपने देखा बाजपुर, गदरपुर, जसपुर, काशीपुर और नैनीताल के। ठीक है, क्या पौड़ी क्षेत्र में भी निवास करते बोक्सा लोग? क्या पौड़ी वाले क्षेत्र में भी निवास करते बोक्सा जनजाति? हाँ, पौड़ी के कुछ क्षेत्रों में निवास करते हैं। पौड़ी गढ़वाल के कौन सा? दुगड्डा वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। क्या देहरादून में भी देखा आपने बोक्सा? देहरादून में भी बोक्सा लोग निवास करते हैं। इन्हें मेहर बोक्सा के नाम से जाना जाता है, मेहर बोक्सा के नाम से। अगर आएगा उत्तराखंड के किन किन जनपदों में आपको बोक्सा लोगों की स्थिति दिखती है या बोक्सा लोग निवास करते हैं, तो आप क्या मारोगे? एक तो देहरादून डोईवाला वाला क्षेत्र, वहाँ पे बोक्सा जनजाति निवास करती है। एक आपका पौड़ी वाला दुगड्डा वाला क्षेत्र, एक आपने नैनीताल तो देखा ही देखा, एक आपने कहाँ देखा? उधम सिंह नगर। 4 जनपदों में हमें क्या मिलती है? बोक्सा जनजाति मिलती है। ठीक है, ज़्यादातर बोक्सा देखूं तो 60% बोक्सा हमारे कहाँ पे? नैनीताल में पाए जाते हैं। और इन्हीं बोक्साओं की भाषा आपने देखा कि बोक्सा लोगों की कोई स्पेशल भाषा नहीं है। फिर भी ये कई लोग जैसे अपने जैसे देहरादून में है, देहरादून वाली भाषा बोलना शुरू कर दें, पौड़ी में पौड़ी वाली भाषा बोल रहे हैं। जो मुख्यतः इनका आता, जो नैनीताल में जो बोक्सा लोगों की स्थिति मानी जाती है कि नैनीताल में इनकी एक भाषा बड़ी प्रचलित है। ठीक है, जिसमें ये आम बोलचाल की भाषा मानी जाती है। उस भाषा को कहते हैं रच भैंसी। रच भैंसी, रच भैंसी किसकी भाषा है? बोक्साओं की भाषा है। एक तरीके से देखो, कुमाऊनी भाषा का भी एक प्रकार आपने पढ़ा होगा भाषा में, परीक्षावाणी में आप लोगों ने अगर अच्छे ढंग से पढ़ा है तो वहाँ पे आपने रच भैंसी पढ़ा होगा। रच भैंसी किसकी भाषा मिलती है? बोक्साओं की मिलती है। बोक्सा लोग भी जैसे हिंदू होते ना, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, तो हिंदू धर्म में आपने एक व्यवस्था देखी, गोत्र व्यवस्था। गोत्र व्यवस्था देखी आपने, देखो आप कई कश्यप गोत्र के होंगे, कई भारद्वाज गोत्र के होंगे, कई अत्रि गोत्र के होंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में गोत्र व्यवस्था है। वैसे गोत्र व्यवस्था का उल्लेख हमसे कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में गोत्र व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। उसी में बोक्सा लोग भी कई गोत्रों में बटे होते हैं। गोत्र या गोत्र को हम दूसरा शब्द क्या कहता है? मैंने राजी जनजाति में भी कहा था, ये गोत्र या दूसरा हमने इसे क्या कहता है? भेद, या हम क्या कहते हैं इसकी? उपजातियां। या कभी आप पे आएगा बोक्सा जनजाति की कौन सी उपजातियां हैं या बोक्सा जनजाति के कौन कौन से गोत्र हैं, लिख देना बोक्साओं के गोत्र में लिख देना। यहाँ पे गोत्र व्यवस्था प्रचलित है। और गोत्रों में आपने देखा एक होता हमारा यदुवंशी, लिख देना। एक तो यदुवंशी हो गया, यदुवंशी के साथ साथ आप पे पंवार आता है, यदुवंशी हो गया, पंवार हो गया, राजवंशी हो गया, राजवंशी हो गया, और राजवंशी के साथ साथ पर्तजा और तनवार, बोक्साओं के गोत्र मिलते हैं। ये 5 प्रकार के गोत्र लिख लेना। आप पे एग्जामिनर केवल कुछ नहीं पूछता, आप पे केवल 2 ही चीज़ें आती मैक्सिमम, ज़्यादातर एग्जामों में, यदुवंशी और पंवार किसके वंशज हैं या किसके गोत्र है। तो आप क्या आंसर दोगे? बोक्सा जनजाति के गोत्र पाए जाते हैं। वैसे गोत्र व्यवस्था आपने थारू जनजाति में भी पढ़ी है। ठीक है, थारू लोगों के भी गोत्र थे, और थारू लोगों में जो गोत्र व्यवस्था थी, गोत्र व्यवस्था को हम किस नाम से पुकार रहे थे? वहाँ थारू जनजाति में कुछ गोत्र थे हमारे, और गोत्रों को वहाँ पे किस नाम से जाना जाता? कुरी के नाम से जाना जाता। ठीक है, और यही गोत्र बोक्साओं में भी है। और बोक्साओं में जो गोत्र हैं कितने हैं? 5 हैं। उनमें आपको यदुवंशी, पंवार, राजवंशी, पतवार और तनवार आपको याद रखने हैं। ठीक है, बोक्साओं के गोत्र ये मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ बोक्सा। बोक्सा हैं, अगर एक जनजाति है तो परिवार के रूप में तो निवास करते होंगे। इनका परिवार कैसा मिलेगा हमें?
बुक्शाओं में जो परिवार है, परिवार की स्थिति कैसी होगी? जैसे संयुक्त परिवार होता है, बुक्शाओं में संयुक्त परिवार नहीं पाया जाता। जिस दिन शादी होती बेटे पे लात मार दिया जाता तो अलग जा अपनी बीवी को लेके, ठीक है। बुक्शाओं में संयुक्त परिवार की व्यवस्था नहीं है, बल्कि परिवार कैसा होता है यहाँ पे? पितृसत्तात्मक। लिख देना परिवार, और परिवार के आगे लिख देना पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक व्यवस्था किसमें पाई जाती है? बुक्शा में पाई जाती है। क्या महिलाओं की स्थिति यहाँ पे कैसी होगी? आजकल तो महिला इंप्रूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान है सरकारों का। महिलाओं की स्थिति कैसी होगी यहाँ पे? अच्छी होगी, दयनीय होगी, बराबर होगी? यहाँ पे महिलाओं की जो स्थिति मानी जाती है वो कैसी मानी जाती है? अच्छी मानी जाती है। बुक्शा जनजाति में आपने देखा तलाक, तलाक जो होता है ना, आजकल ज़्यादा ही प्रचलित है तलाक शब्द, पहले नहीं थे इतने, लेकिन बुक्शा जनजाति में जो तलाक माना जाता है नामात्र के बराबर माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे नामात्र के बराबर होता है। यहाँ शादी बड़ी मुश्किल से होती है यार। यहाँ शादी उसकी होती है केवल जिस पे क्या होती है, जिसे काम करना होता हो, जमीन जायदाद जिस पे हो, ठीक है। ऐसे लोगों के नहीं है कि तुम निठल्ले बैठे हो कोचिंग की तैयारी कर रहे, ऐसे लोगों की बुक्शा जनजाति में कभी शादी नहीं होती है। वहाँ पे आपके देखते हैं बैकग्राउंड, आप पे खेती क्या है, ठीक है, आप कमाते हो नहीं कमाते हो, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वहाँ पे क्या, जैसे परिवार बुक्शा जनजाति में आपको शादी करनी है ना, शादी के लिए ऐसा नहीं होता कि आप शादी करना है, कुंडली लेके गए, आपकी कुंडली मिल गई, चलो लड़की देखना है। वहाँ पे एक चीज़ करना पड़ता है, आपको शादी से पहले लड़की के घर रहना पड़ता है, ठीक है। लड़की के घर के यहाँ के काम काज देखना पड़ता है। लड़की वालों ने काम काज कराया आपसे, बाद में पता चला कि आपसे ना काम काज पूरे हो गए यार, इसकी बस की नहीं, ऐसे निकालो, ये शादी नहीं, तो मना हो जाती शादी। अगर लड़की वालों को लग गया हाँ यार ये सभ्य आदमी है, काम काज बढ़िया करता है, तभी लड़की वाले यहाँ पे क्या कराते हैं, शादी करते हैं। और लड़की वाले शादी भी कैसे कराते हैं? कैश देना पड़ता है, दहेज नहीं। लड़की को क्या कर देना पड़ता है? परिवार को कैश देना पड़ता है, ठीक है। अगर कैश दोगे तभी शादी होती, नहीं तो यहाँ पे क्या नहीं होती शादी। तभी तो हम कहते हैं वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? बुक्शा में पाई जाती है। अगर आप कहीं से लड़की के लिए कैश दे के आ रहे हो और आप एक महीने बाद कह रहे मैं तलाक ले रहा हूँ, तो ये तो समस्या हो जाएगी। अगली बार दूसरी जगह शादी करने जाओगे तो वहाँ भी क्या देना है? कैश देना। और इतना अमीर ये लोग होते नहीं है, इसलिए यहाँ पे तलाक की प्रथा क्या मानी जाती है? न मात्र मानी जाती है। तलाक यहाँ पे क्या होता, बहुत कम स्थिति में होता है। तलाक मतलब सीधा सीधा किसकी कमी, सीधा किसका लॉस? पैसों का लॉस होता है, ठीक है। अब आ जाओ बुक्शाओं की। क्या बुक्शा थोड़ा बहुत हिंदू धर्म के क्या करीब है? बुक्शाओं की स्थिति कैसी है? क्या धर्म के अनुयायी कैसे हैं? बौद्ध धर्म के हैं बुक्शा? बौद्ध धर्म, अगर एक चीज इमेज बना लो, अभी आपको शायद काम आएगा। उत्तराखंड में अगर जनजातियां पढ़ रहे हैं और आप बौद्ध धर्म कह रहे हैं, तो बौद्ध धर्म की ओर केवल एक ही जनजाति है, वो जनजाति भी नहीं, जनजाति की उपजाति है, वो जाड़, ठीक है। जाड़ लोग, जाड़ उत्तरकाशी के भागीरथी घाटी में रहते हैं। क्या भोटिया जनजाति की उपजाति है, यही बौद्ध धर्म के क्या अनुयायी है। बाकी सारी जनजातियां किसके अनुयायी हैं? हिंदू धर्म की। चाहे वो हमारे नीतिमाणा वाले भोटिया हो गए, चाहे पिथौरागढ़ के सौका भोटिया हो गए, ये सब लोग किसके अनुयायी हैं? हिंदू धर्म के। चाहे बोक्शा हो गया, चाहे जौनचारी हो गया, चाहे राजू हो गया, चाहे थारू हो गया, केवल वही जाड़ क्या मिलता हमें? बौद्ध धर्म के अनुयायी मिलते। बाकी सब के सब किसके अनुयायी? हिंदू धर्म के। जब हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो इन पे भी तो कुछ देवी देवता होंगे। क्या बोक्शाओं की देखा आपने? बोक्शाओं की एक देवी होती है ग्राम देवी, या हम इसे खेड़ी देवी कहते हैं। ग्राम देवी ऑब्लिक ऑब्लिक इसे क्या कह देते हैं? खेड़ी देवी। आप कभी पढ़े हो ग्राम देवी या खेड़ी देवी क्या हुई बुक्शाओं में? क्या काम, किस लिए पूजा करते हैं बुक्शा लोग? जैसे आपको पता है, आप लोग गढ़वाल में आप रहते हो, या कुमाऊं क्षेत्र में आप, जैसे गढ़वाल, आप लोग कहाँ कहाँ से हो? गढ़वाल क्षेत्र से कितने हो? सारे गढ़वाली से हो? कुमाऊं क्षेत्र से कोई नहीं है? आप कुमाऊं से हो। आपने देखा आप भूमियाल की पूजा करते हैं, करे कभी? भूमि आप नहीं कहते? पहला हमारा क्या है? भूमि का भूमियाल। भूमि का भूमियाल मतलब भूमि के देवता कौन माने जाते हैं गढ़वाल में? भूमियाल माने जाते हैं। वैसे ही जो बुक्शा जनजाति है, बुक्शा जनजाति में ग्राम या खेड़ी देवता जो माना जाता है, ये क्या ग्राम, गांव की रक्षक देवी मानी जाती है। गांव की रक्षा, गांव के किस प्रकार गांव में बीमारियों से रक्षा करनी है, गांव में कैसे इनका देखना तो तराई वाले क्षेत्र में होता है, भाग भूख का बड़ा डर रहता है, जानवरों पशुओं की रक्षा के लिए कौन सी देवी काम आती है? तो ग्राम देवी, ठीक है। कौन सी देवी? ग्राम देवी। लिख लेना ग्राम देवी के आगे
बुक्साओं के गांव के निकट, बुक्साओं के ग्राम के निकट आम या पीपल के वृक्ष के नीचे एक ग्राम रक्षक, बुक्साओं के गांव के निकट आम या पीपल के वृक्ष के नीचे एक ग्राम रक्षक देवी ऑब्लिक खेड़ी देवी का थान होता। थान मतलब समझता आप, थान जहाँ पे क्या मूर्ति स्थापित होती है, जहाँ पे मंदिर होता है उसे हम थान कहते हैं, थान स्थापित होता है। और बोक्साओं का मानना है कि यह ग्राम देवी संपूर्ण ग्रामवासियों की, थोड़ा जल्दी में लिखना है, बाकी तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ में मिल रहे नोट्स, मिल जाते हैं ना नोट्स, नहीं मिलते? आप लोग एक्टिव नहीं हो, थोड़ा एक्टिव रहो, अपने अधिकार मांगो यार, अपने फीस दे रही नोट्स नहीं, क्यों नहीं मिल रहा आपको? हैं? हार्ड कॉपी हैं? तुम तुम भी गजब आदमी हो रखे यार। एक तो इतना सस्ता कोर्स करा है आप लोगों के लिए, इतने सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, शाम को 5-5 बज जाता हो टाइप करते करते, आप लोगों को तुरंत चाहिए होता। कभी कभी होता ना पीडीएफ पे नहीं आ पाती तो 1-2 दिन बाद आ जाती, वो काम ज़्यादा होता, हम लोग भी काम करते रहते, कभी ऐसा मत कहना कि कभी ग्रुप में नहीं आया, आ जाएगा वो टाइम पीरियड पे। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख लेना, कभी कभी होता कि टाइम लग जाता है यार, कभी कभी 3-3 4-4 पेज टाइप करना होता, हमें पेपर छापने होते हैं, कंप्यूटर में बड़ा काम होता है यहाँ पे, तो बड़ा व्यस्त रहता, तो हम 2-3 दिन में आपको पीडीएफ पे दे देते हैं। कभी जल्दी चाहिए हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, ठीक है? अरे एक बात ये याद रख लेना, जो ये ऑनलाइन में है, जो छूट की बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा सस्ता कोर्स है ये ऑनलाइन में। आप लोग 100-150 रुपये में कह रहे हैं कि कोर्स मिल जाएगा, आलू प्याज थोड़ा बेच रहे हैं यार हम यहाँ, तो 100-150 रुपये में आपको कोर्स दे देंगे। सब लोग आएंगे, ऑनलाइन का कोर्स 21 ही रहेगा सबके लिए, ठीक है? लिख दिया। एक बुक्साओं में एक देवी और आती, सांक्रिया देवी, कभी आएगा सांक्रिया देवी किससे संबंधित है? सांक्रिया देवी कहाँ पे? हमारा बोक्सा जनजाति में संबंधित है। मुख्य तौर देखो तो सांक्रिया देवी किसका? पशुओं का रक्षक माना जाता है, पशुओं का रक्षक। जैसे भोटिया जनजाति में देखा था ना, पशु रक्षक देवता किसे माना जाता है? आप सिद्धवा विधवा को कहते हैं ना पशु रक्षक देवता, वैसे सांक्रिया देवी बोक्साओं में किसका देव, किसके रक्षक मानी जाती है? पशुओं की रक्षक माने जाते हैं। और जो बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी देखनी है, अगर बोक्साओं का आपका सबसे बड़ा देखना है तो आप काशीपुर चले जाओ, और काशीपुर में एक देवी पड़ती है, कुमाऊं सिरचा बाला सुंदरी का, काशीपुर में नहीं है बाला सुंदरी, चामुंडा देवी। काशीपुर की चामुंडा देवी बोक्साओं की क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। लिख देना, काशीपुर की चामुंडा देवी बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, ठीक है? साथ साथ बोक्सा लोग है, जनजाति क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या हम जादू टोना पे विश्वास करते हैं? बोक्सा लोग सबसे खतरनाक जादू टोना माना जाता है उत्तराखंड में, कहाँ का? बोक्साओं का। और दूसरा नंबर आता जौनसारी जनजाति का, ठीक है? दो जगह जादू टोने की बहुत ज़्यादा चर्चा है। वैसे गढ़वाल क्षेत्र में भी होता है, कुमाऊं क्षेत्र में भी होता है। आप क्योंकि आप नेपाल के गुलाम रहे हो, तो नेपाल में आपका क्या होता था? जादू टोना होता ही होता था। आप लोगों ने भी सीख लिया, तो गढ़वाल कुमाऊं में भी जादू टोना होता ही होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जादू टोना होता है वो होता है बोक्सा जनजाति में, और दूसरा नंबर आता है उसके बाद जौनसारी जनजाति का जादू टोने में, ठीक है? तो जादू टोना में एक लोग देखना, यहाँ पे क्या होता है, एक कल्पित आत्माएं होती ना, जो कल्पित आत्माओं की एक पुरुष स्पेशल नियुक्त किया जाता है कि आप उनकी क्या करोगे? पूजा करोगे। कल्पित आत्मा मतलब जो बुरी आत्माएं होती है, जैसे आप नहीं कहते इस पर क्या लग गया, मसाण लग गया, नहीं कहता आप, चिल्लाता रहता है ये मसाण लग गया, तो वैसे ही बोक्सा जनजाति में भी होता है। इन लोगों की पूजा करने के लिए एक बुरी आत्माओं की पूजा करने के लिए एक व्यक्ति स्पेशली नियुक्त होता, और उसे किस नाम से जानते हैं? बुज्जा के नाम से जानते हैं। बुज्जा किस नाम से जानते हैं? बुज्जा के नाम से जानते हैं, ठीक है? बुज्जा के नाम से जानते हैं। कभी आएगा इनमें किस नाम से जानेंगे? तो बुज्जा के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है? अब मैंने बोक्सा जनजाति में विवाह के प्रकार बताया था आपको। विवाह आपको पता है कैसे कैसा किया जाता है? पैसे दे के दिए जाते हैं। लेकिन विवाह के बोक्सा जनजाति में कुछ प्रकार पाए जाते हैं। जैसे आपने अचल सरोल दिखा था, यहाँ आपने जोनसार जनजाति में आपने विवाह के अलग अलग प्रकार देखे थे। कौन कौन से देखे थे? जोनसारी जनजाति में कौन कौन से विवाह देखे थे? बाज दिया वगैरह विवाह देखे थे ना। ऐसे बोक्सा जनजाति में भी अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं। इसी विवाह में एक विवाह था, कभी आप पाएगा बैठन विवाह, बैठन विवाह, ठीक है?
बैठन विवाह में ऐसा नहीं कि बैठ बैठ के शादी करते हैं, ठीक है। बैठन विवाह का संबंध किससे होता है? बुक्शा जनजाति में होता है। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार से बैठन विवाह देखना, तो ये क्या विधवा पुनर्विवाह का क्या है? विधवा पुनर्विवाह का ये एक प्रकार माना जाता है बैठन विवाह। इसमें क्या होता है कि कुछ धन देकर विवाह विच्छेद पाई गई, या कभी होता कि कुछ धन दिया किसी को, और कोई महिला है ना जो तलाकशुदा है, ठीक है, या तलाकशुदा है, या क्या होता है कि कोई विधवा होती है, क्या इनका गौना क्या हो जाता है, मर गया, किसी का पति मर गया था, तो महिला बैठी है, तो इसमें क्या होता है बैठन विवाह में इस महिला को या इस महिला के ससुराल वालों को कुछ धन देकर इस महिला को कहाँ अपने घर लाया जाता है, और इस विवाह को किस नाम से जाना जाता है? बैठन विवाह। कभी भी आएगा बुक्शा जनजाति में बैठन विवाह किसका प्रकार है, तो आप क्या मानोगे वहाँ पे विधवा पुनर्विवाह का प्रकार मिलता है हम पे एक बैठन विवाह, ठीक है। यही विवाह इनमें ज़्यादातर प्रचलित है। बाकी आमतौर पर इन पे कौन सा विवाह होता है? वधु मूल्य विवाह होता है, ठीक है, वधु मूल्य चुकाने की प्रथा होती है, और विधवा विवाह का एक ही प्रकार मिलता है, उसे बैठन विवाह कहते हैं। क्या इनके त्योहार देखा आपने कभी? बुक्साओं के ये त्योहार होते हैं, बुक्साओं के त्योहारों पे बात करूंगा मैं। बुक्साओं के त्योहार जैसे आपके होते ना होली दीपावली वगैरह, क्या वैसे बुक्सा जनजाति में भी होती है? हैं? आप जैसे होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, क्या ऐसे भूटिया जनजाति में भी होता है? भूटिया जनजाति, ये बुक्सा जनजाति में एक चीज बड़ा फेमस होता है, वो होता है चैत्री, चैती का मेला। चैती का मेला मतलब चैत्र, आप समझते चैत्र कौन सा जो चले गया तुम 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 पे गजब टोपीबाज हो रखे यार। चैत्र मतलब होता है अप्रैल। हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा महीना? पहला महीना, हिंदू नव वर्ष का पहला महीना माना जाता। और हिंदू नव वर्ष का जो पहला महीने का पहला दिन होता वो किस रूप में मनाते बुक्सा लोग? चैत्री के महोत्सव के रूप में मनाते हैं, चैत्री महोत्सव। कहीं भी आएगा जो बुक्साओं का पहला त्यौहार होता है वो कौन सा होता है? चैत्री महोत्सव होता है। इसके साथ साथ होली भी ये लोग मनाते हैं, दिवाली भी ये लोग मनाते हैं, नवरात्रि में भी ये लोग जाते हैं। इसके साथ साथ इनका एक आता है नौबी। नौबी आप नवमी कहते हैं ना, नौबी किस नाम से जानते हैं? नौबी हो गया, एक होगण आता है, होगण आता है, एक ढलिया आता है, होगण ढलिया और गोटारो, चार इनके क्या माने जाते हैं? मुख्य त्योहार माने जाते हैं। नौबी, होगण, ढलिया और गोटारो के नाम से इनके त्योहार आते हैं, ठीक है। अगर इनका देखें बुक्शा जनजाति में, देखो जैसे आप लोग हो ना खान पान में, आप लोग कभी रोटी खाते हैं, कभी पिज्ज़ा खाते हैं, कभी बर्गर चाउमीन मोमो आपका चलता रहता है। इनका देखो बुक्शा जनजाति में जो खाना पीना है इनका क्या चलता है? अगर आप देखो तो ये किस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं? तराई क्षेत्र में कर रहे हैं। तराई क्षेत्र कृषि के लिए जाना जाता है ना, कृषि। अगर कृषि के लिए देखो तो यहाँ पर किसकी कृषि होती है सबसे ज़्यादा? चावल की होती है। चावल की खेती ये वर्ष भर करते हैं। चावल की खेती के साथ साथ ये क्या मत्स्य पालन में भी लगे रहते हैं, खेतों में ये मछली भी पालते हैं, और इनका जो मुख्य भोजन होता है वो क्या होता है? चावल और मछली होता है, ठीक है। अगर जनजाति क्षेत्र है तो जनजाति क्षेत्र है तो यहाँ पे किसका प्रचलन ज़्यादा होता है? देसी का दारू ठीक है। यहाँ पे मदिरा प्रेमी ये होते हैं, दारू पीने में तो पड़े ही रहते हैं। जैसे आपका देखते हैं ना पुल साइड पड़े रहते लोग टैट पी के, वैसे ही बुक्शा जनजाति में भी अगर कोई भी जनजाति क्षेत्र है उत्तराखंड में, वहाँ पे शराब का प्रचलन होगा ही होगा, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड का कोई भी जनजाति, वो थारू में बनती जाड़, बुक्शाओं में कच्ची का प्रचलन है, लेकिन उसे किसी नाम से नहीं जाना जाता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे एक चलती है गुलाब, नैनीताल साइड में चलती है गुलाब। जैसे आप जोनसार क्षेत्र में जो लोग होंगे ना, आपने घनी सूरा सुना होगा, ठीक है। घनी सूना आपने जोनसार में सुना, वहाँ कच्ची का प्रचलन है, क्योंकि सरकार इनके कच्ची पे क्या नहीं लगाता है? प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। इस कारण अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे क्या होते हैं? कच्ची का उत्पादन होता। शादी ब्याह इन टाइम पीरियड पे यहाँ पे मदिरा का सेवन तो पुरुष लोग करते हैं, साथ साथ अपनी स्त्रियों को ये क्या नहीं करने देते? मदिरा का सेवन नहीं करने देते। पुरुष लोग तो खूब करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, शादी पार्टी में खूब डांस करते हैं, लेकिन अपनी महिलाओं को ये क्या नहीं करते? मदिरा के लिए क्या नहीं करते? मदिरा पीने नहीं देता। एक बुक्शा जनजाति में आपने एक पद सुना है भरारे, कभी सुना? भरारे, भरारे क्या होता बुक्शा जनजाति में? हैं? आपने अभी देखा था कल्पित आत्माओं की पूजा करने वाले को क्या कहते हैं?
भुज्जा कहते हैं कल्पित आत्माओं को ले। भरारे क्या होता था, एक प्रकार से जैसे आपके यहाँ होता ना पंडित, पंडित क्या काम करता है, शादी ब्याह जो शुभ कार्य होते हैं पंडित कराता है आपका। पंडित यहाँ पे जो भरारे होता है, भरासी क्या करता है यहाँ पे जो इनका मैंने बताया ना सबसे तगड़ा जादू टोना किसका माना जाता है, बुक्शा जनजाति में होता है। जो जादू टोना द्वारा, जैसा आपने पीला हो गया, पीला झाड़ना है, बीमारी हो गया झाड़ना है, ये जादू टोना का काम होता है, इसमें कौन करता है यहाँ पे, भरारे करता है। और कई टाइम पे भरारे ही क्या इनके शादी ब्याह के काम भी क्या करता है, संपन्न कराता है। भरारे जो जादू टोना करता है ये किसके लोक महत्व के कारण करता है। किसी का बीमार हो गया, अगर कोई जादू टोना से सही हो गया तो भरारे ही उसे क्या करता है, सही करता है। एक तरीके से देखो तो यहाँ पे इनका क्या है, डॉक्टर भी यही है, मुखिया भी यही है, और क्या पंडित भी यही है, भरारे। ठीक है, समझ गए ना भरारे क्या है। कभी आएगा बुक्शा जनजाति में भरारे क्या है तो आप क्या आंसर दोगे, तांत्रिक विद्या करने वाले को क्या कहते हैं, भरारे कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब आ जाना आज का बुक्शा जनजाति का सबसे लास्ट स्टेप, और वो है पंचायत व्यवस्था। ठीक है, जैसे राजी जनजाति में हमने पंचायत कुछ देखी नहीं थी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में रहते तो इनकी पंचायत व्यवस्था नहीं देखती। बुक्शा जनजाति में पंचायत होती है, जनजाति क्षेत्रों में आपने देखा पंचायत ज़्यादा होती है। जो छोटे छोटे समुदाय होते हैं ना, इनमें एकता ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जैसे जो बड़े समुदाय होते हैं वहाँ पे एकता नहीं पाई जाती, लेकिन छोटे समुदाय में एकता पाई जाती है। जैसे जोनचार जाओगे तो आप वहाँ पे खुमरी दिखती है आपको। ठीक है, जैसे आप थारू में देखते, आपने थारू में कौन सी पंचायत देखी थी, आपने मंझरा पंचायत देखे थे। वैसे बुक्शा जनजाति में जाओगे तो बुक्शा जनजाति में आपने एक पंचायत देखी है, और उस पंचायत को कहते हैं बिरादरी पंचायत। बिरादरी पंचायत के रूप में इसे जाना जाता है। बिरादरी पंचायत में देखना तो टोटल मेंबर कितने होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, 5 मेंबर होते हैं। एक इनमें एक होता मुंसिफ, जैसे 5 मेंबर होते हैं, 5 में एक देखना, एक मुंसिफ होता है, एक दरोगा होता है, एक मुंसिफ, एक दरोगा, और 2 क्या होते हैं, 2 सिपाही होते हैं। और सबसे बड़ा जो इनका जो बॉस होता है, जो न्याय करता, उसे किस नाम से जानते हैं, तकत। ठीक है, कभी आएगा बुक्शा जनजाति में जो बिरादरी पंचायत है, कितने कितने स्टेप होते हैं इसमें, क्या कितने लोग होते हैं, तो आप 5 लोग करोगे। सबसे ऊपर कौन सा, तकत, फिर कौन सा, मुंसिफ, फिर दरोगा, फिर क्या 2 सिपाही होते हैं। ठीक है, अगर आता तकत, तकत इसमें क्या काम करता है, बुक्शा जनजाति में तकत होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और ये क्या करता है, किसी सभा, जैसे आपको कोई 2 लोगों, जैसे आप 2 लोगों में झगड़ा हो गया, आपको क्या कराना, राजनामी कराना है या समझौता कराना, तो जो तकत होगा वो एक जगह बताएगा, जगह फिक्स करेगा कि आप ना बैठक इस जगह पे होनी। जैसा आपने कहता है कि बैठक ना शिखर एकेडमी में होनी, तो वहाँ पे फिक्स हो गया कि बैठक कहाँ पे, शिखर एकेडमी होना, और कितने टाइम पे होगी और किस बजे होगी, ये फिक्स कौन करेगा, तकत करेगा। ठीक है, तकत के बाद मुंसिफ क्या करता, जो मुंसिफ होता ना ये वाला, ये मुंसिफ क्या देखेगा कि विवाद क्यों हुआ, इन दोनों का झगड़ा क्यों हुआ, ये बात की कहाँ तक पहुँचेगा, तह तक पहुँचेगा, जांच करेगा कि क्या होगा। ठीक है, फिर दरोगा का काम आता है। दरोगा क्या काम करेगा यहाँ पे, दरोगा दंड देने का काम करता है। क्या करेगा, दंडित करेगा। किसी का सामाजिक बहिष्कार करना है तो दरोगा उस चीज़ की देखता है, क्या क्या हो रहा सामाजिक बहिष्कार, किसी का गांव निकालना करना है तो उस चीज़ को दंड देने का काम कौन करता है, यहाँ पे दरोगा करता है। और 2 सिपाही होते हैं, इन सिपाहियों का जो काम होता है, इन सिपाहियों का कार्य क्या होता है, ग्राम प्रधानों तक क्या देना, सूचना देने की यहाँ पे क्या होने जा रही है, बैठक होने जा रही है। क्योंकि जब बैठक होगी तो पूरा गाँव इसमें क्या होता है, सम्मिलित होता है। तो ये क्या था, हमारा बुक्शा जनजाति की पंचायत थी। ठीक है, ये था बुक्शा जनजाति की पंचायत। आपको बुक्शा और थारू और राजी 3 जनजातियां होगी, 2 जनजाति आपकी बच जाती है, भोटिया और जोनसारी। अगली क्लास में आपका भोटिया और जोनसारी जनजाति में कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि क्रैश कोर्स है, थोड़ा स्पीड पे काम करूंगा, थोड़ा लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको नोट्स के माध्यम से हम दे रहे हैं। ठीक है ना, 3 महीने में कोर्स खत्म करना, तो स्पीड पे चलना, ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।